नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषय का अध्यापन करेंगे। सामाजिक विज्ञान के प्रथम भाग भूगोल के अध्याय 4 खनिज संसाधन एवं औद्योगिकरण। खनिज यानी क्या? खनिज की कई परिभाषाएं हो सकती है। विज्ञान में हम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अजैविक ठोस रवेदार यौगिक या तत्वों को खनिज मानते हैं। इस तरह की परिभाषा आपने अपने विज्ञान के पाठों में पढ़ी होंगी, लेकिन भूगोल और भारतीय कानून में हम खनिज की बहुत व्यापक रूप से परिभाषित करते हैं। प्रायः वे सभी चीज़ें जो प्राकृतिक हो और हमें खनन अर्थात खुदाई, ड्रिल, तालाब आदि के तल से खोद कर या पत्थर को काटकर प्राप्त होते हैं, हम उन्हें खनिज मानते हैं। इनमें पत्थर, विशिष्ट प्रकार की मिट्टियाँ, रेत, कोयला, धातु, अयस्क, अन्य अयस्क, हीरा जैसे कीमती पत्थर, खनिज तेल और प्राकृतिक गैसें शामिल हैं। अगर हम अपने चारों ओर नज़र डालें तो पाएंगे कि हमारे दैनिक उपयोग की अधिकांश वस्तुएं खनिजों से बनी हुई हैं। हमारे घर मिट्टी, चूना, सीमेंट, लोहे की छड़ आदि से बनते हैं जो खनिज से ही बने हैं। अधिकांश धातु की चीज़ें खनिज अयस्क से बनी होती हैं। सोना, चांदी, माणिक आदि से बने आभूषण भी खनिजों से ही बने हुए हैं। हम ईंधन के रूप में पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल अर्थात केरोसिन उपयोग करते हैं। ये सभी खनिज तेल या पेट्रोलियम के परिष्करण से बने हैं। दूसरे प्रकार के ईंधन जैसे कोयला और गैस भी खनिज के रूप हैं। अंततः हम कह सकते हैं कि भूगोल की दृष्टि से जो वस्तुएं प्राकृतिक रूप से जमीन के अंदर से खनन द्वारा प्राप्त की जाती है उन्हें हम खनिज कहते हैं। खनिज संपदा भूगर्भीय प्रक्रियाओं से निर्मित होती हैं और पृथ्वी पर इसकी मात्रा सीमित है। इसका नवीकरण नहीं हो सकता है। हर प्रकार का खनिज कभी न कभी समाप्त हो सकता है, अतः इनका उपयोग इस तरह किया जाना है ताकि वह टिकाऊ बना रहे और हमारी अगली पीढ़ियों को भी उचित मात्रा में उपलब्ध रहें। खनिज किसके हैं? मान लें किसी गांव के नीचे गहराई में चूना पत्थर का भंडार पता चला, तो वह चूना पत्थर किसका होगा? जमीन के मालिक का, पूरे गांव वालों का या पूरे राज्य का या देश का? अलग अलग देशों में इसके संबंध में अलग अलग कानून हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में वह जमीन के मालिक का होगा, जबकि जर्मनी जैसे देशों में वह केंद्र सरकार का होगा। भारत में इस संबंध में माना गया है कि जमीन की गहराई में जो भी खनिज मिले वह पूरे देश का होगा और उसके उपयोग संबंधी नियम केंद्र सरकार बनाएंगी। लेकिन भारतीय कानून में कई लघु खनिज भी हैं जिनके उपयोग संबंधित नियम कानून राज्य सरकार को बनाना होता है। जो कोई खनन करता है वह सरकार से अनुमति प्राप्त करके ही करेगा और प्राप्त खनिज के लिए सरकार को रॉयल्टी शुल्क चुकाएगा और उस जमीन का किराया भी चुकाएगा। संक्षेप में, हर प्रकार का खनिज सार्वजनिक संपत्ति यानी सभी भारतीयों की साझी संपत्ति है, जिसका उपयोग सबके हित के लिए किया जाना है। सभी लोगों की ओर से केंद्रीय और राज्य सरकारें उनके उपयोग का संचालन करेंगी और उनसे मिलने वाली आय का उपयोग सार्वजनिक हित के लिए करेंगी। खनिज नीति। भारत में खनिज संपदा के उपयोग में संबंधित नीतियां हमारे विकास और औद्योगिकरण नीति के विकास के साथ साथ बदलती रहती है। खनन नीति निर्माण के तहत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करना होता है। पहला पक्ष है राष्ट्रीय विकास और औद्योगिकरण में खनिजों की भूमिका। यह किसी दौर में औद्योगिक विकास की नीति से संबंधित है। खनिज नीति। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में निजी क्षेत्रों में खनन के वित्त पोषण के बढ़ावा देने और निजी क्षेत्रों द्वारा अन्य देशों में खनिज संपत्ति के अधिग्रहण के लिए खनन गतिविधियों को उद्योग का दर्जा देने का प्रस्ताव किया गया। सन 1990 से पहले विश्व भर के देश चाह रहे थे कि उसके देश के खनिज का उत्खनन और उपयोग उसी देश के लोग और वहाँ की ही कंपनियां करें।
वे दूसरे देशों को उत्खनन में आने नहीं देना चाहते थे, लेकिन यह 1990 के बाद तेज़ी से बदलने लगा। आपको याद होगा कि वैश्वीकरण का नया दौर 1990 के दशक में शुरू हुआ था। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, चीन जैसे खनिज प्रचुर देश अपनी नीतियों को बदलने लगे ताकि खनन में निजी कंपनियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा मिले। वे नई तकनीकी और पूंजी लेकर आए और औद्योगिक उत्पादन की बढ़ती मांग के लिए खनिज संपदा का दोहन करें। इसके साथ ही खनिजों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार और व्यापार अभूतपूर्व ढंग से बढ़ा और कोई भी उद्योगपति अपनी ज़रूरत के खनिज वहां से खरीद सकता था। आर्थिक उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ है ऐसे नियंत्रण में ढील देना है या उन्हें हटा देना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण में वे सारी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसके द्वारा किसी देश के आर्थिक विकास में बाधा पहुंचाने वाली आर्थिक नीतियों, नियमों, प्रशासनिक नियंत्रणों, प्रक्रियाओं आदि को समाप्त किया जाता है या उनसे शिथिलता दी जाती हैं। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत 1991 में हुई। 1993 में सरकार ने एक नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा की जिसमें कहा गया कि सरकार केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिए आरक्षित खनिज को भी अब निजी क्षेत्रों में देगी। सरकार का कहना था कि उसके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वह पर्याप्त मात्रा में निवेश कर पाए और न ही उसके पास इस काम के लिए तकनीकी विशेषज्ञता है। इस कारण से देश में निवेश कर पाए और देश में खनिज उत्पादन में पिछड़ा रहा है और खनिज की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मांग का लाभ नहीं उठा पा रहा है। इस वजह से सरकार ने निजी व विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। 1994, 1999 और 2008 में खनिज कानूनों में संशोधन किए गए ताकि निजी निवेशक और विदेशी कंपनियां आसानी से भारतीय खनन उद्योग में निवेश करें। खनन के निजीकरण के कई प्रभाव मिले 20 वर्षों में देखे गए हैं जिनका प्रभाव चिंताजनक है। भारत के सकल घरेलू उत्पादन में खनन का हिस्सा 2000 में 3% था जो कि 2014 में घटकर 2.3 रह गया। इसमें कितने लोगों को रोजगार मिला वह इन 14 वर्षों में स्थिर रहा, यानी न आय बढ़ी और न ही रोजगार। दूसरी ओर यह देखा गया कि खनन द्वारा उत्पादन बढ़ा है मगर इससे राज्य को आय कम मिल रही है। इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि निजी कंपनियों को बहुत कम शुल्क से उत्खनन के ठेके दिए गए हैं। तीसरी समस्या यह रही है कि निजी कंपनियां खनन के बाद खदानों को बिना किसी भरपाई के छोड़ देती हैं। कहा जाता है कि भारत में सैकड़ों बड़ी खदानें हैं जो अभी बंद हैं और पर्यावरण के विनाश की हानि को बयां कर रही हैं। खनन के साथ साथ पर्यावरण का संरक्षण कैसे हो? निजी कंपनियों को जो केवल मुनाफा कमाने में रुचि रखती है, पर्यावरण संरक्षण में कैसे क्यों खर्च करेंगी? उन्हें इसके लिए कैसे बाध्य किया जाए? इन बातों पर अभी चर्चा चल रही है। खनन प्रक्रिया क्या है? किन किन जगहों पर किस तरह के खनिज का कितना जमाव अर्थात निक्षेप है? भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग तथा उस देश राज्य का खनन विभाग सर्वेक्षण के माध्यम से जानकारी जुटाने का काम करते हैं। केंद्रीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट के माध्यम से सरकार ऐसे खनिज निक्षेपित भूमियों की नीलामी करती है। नीलामी की प्रक्रिया में कई कंपनियां हिस्सा लेती हैं। प्रक्रिया के अनुसार जिसे भी ठेका या लीज मिलता है उसे उस भूमि पर संबंधित खनिज के उत्खनन का अधिकार होता है। कुछ महत्वपूर्ण खनिज और उसके प्रयोग। विश्व में 3000 से भी अधिक खनिज पाए जाते हैं। ये सभी खनिज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत में खान एवं खनिज विकास विनियम एक्ट 1957 के अनुसार खनिजों को 4 वर्गों में रखा गया है। पहला परमाणु खनिज जिसमें यूरेनियम थोरियम आता है। दूसरा ऊर्जा खनिज जिसमें कोयला, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस आते हैं। तीसरा है धात्विक खनिज, लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मैग्नीज, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि। चौथा है गौण या अधात्विक खनिज, भवन निर्माण में काम आने वाले खनिज जैसे ग्रेनाइट, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, कंकड़, बालू, इमारती पत्थर। खनिजों के गुणधर्म एवं संरचना के आधार पर खनिजों को 2 वर्गों में बांटा जाता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। खनिजों का वर्गीकरण।
खनिजों को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज और तीसरा ईंधन खनिज। धात्विक खनिज को लौह धात्विक और अलौह धात्विक में बांटा गया है। लौह धात्विक कौन कौन से हैं? लौह धात्विक लोहा, निकिल, मैग्नीज। अलौह धात्विक क्या है? तांबा, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम। अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है। इमारती, रासायनिक और रत्न। इमारती संगमरमर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर। रासायनिक नमक, अभ्रक, जिप्सम। रत्न में सोना, चांदी, प्लेटिनम। यह है अधात्विक खनिज। अब ईंधन खनिज, ईंधन खनिज में कोयला, पेट्रोलियम, गैस इत्यादि आते हैं। इस प्रकार से खनिजों का वर्गीकरण किया गया है। खनिजों का वितरण। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन हैं लौह अयस्क, कोयला, क्रोमाइट, मैग्नीज, टंगस्टन, बॉक्साइट, तांबा, सीसा, पेट्रोलियम, यूरेनियम इत्यादि। यहाँ प्रमुख खनिज उत्पादक शीर्ष राज्य 2016 और 17 के आधार पर देखें। आंध्र प्रदेश में एपेटाइट खनिज, उड़ीसा में बॉक्साइट, छत्तीसगढ़ में कोयला, तमिलनाडु में लिग्नाइट और तमिलनाडु में ग्रेफाइट, राजस्थान में जिप्सम, राजस्थान में लामस्टोन, तमिलनाडु में मैग्नेसाइट, मध्य प्रदेश में मैग्नीज अयस्क, अपघटी क्षेत्र में कच्चा तेल, अपघटी क्षेत्र में प्राकृतिक गैस और राजस्थान में कैडमियम। यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में कोयले के साथ साथ लौह का विशाल भंडार है। यहाँ मैग्नीशियम भी प्राप्त होते हैं। लौह अयस्क वे चट्टानें और खनिज हैं जिनसे धात्विक लौह आयरन का आर्थिक निष्कर्षण किया जा सकता है। इन अयस्कों में आमतौर पर आयरन लौह या आयरन ऑक्साइडों की बहुत अधिक मात्रा में होती हैं और इनका रंग गहरे धूसर से होकर चमकीला पीला, गहरा बैंगनी और जंग जैसा लाल तक हो सकती है। लौह आमतौर पर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, जोइथाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट के रूप में पाया जाता है। हेमेटाइट को प्राकृतिक अयस्क भी कहा जाता है। यह नाम खनन के प्रारंभिक वर्षों से संबंधित है जब हेमेटाइट के विशिष्ट अयस्कों में 66% लौह होता था और इन्हें सीधे लौह बनाने वाली ब्लास्ट फर्नेस, एक विशेष प्रकार की भट्टी जिसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है, में डाल दिया जाता था। लौह अयस्क कच्चा माल है जिसका उपयोग पिग आयरन, ढलवा लौह बनाने के लिए किया जाता है, जो इस्पात, स्टील बनाने के लिए भी काम में आता है। वास्तव में यह तर्क दिया गया है कि लौह अयस्क संभवतः तेल को छोड़कर किसी भी अन्य वस्तु की तुलना में वैश्विक अर्थव्यवस्था का अधिक भिन्न अंग है। यहाँ पर आप देख रहे हैं लौह अयस्क। छत्तीसगढ़ में 26,446 मिलियन टन लौह अयस्क के भंडार हैं, जो देश का लगभग 18.67% है। देश में लौह अयस्क उत्पादन में छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। राज्य का उच्च कोटि का लौह अयस्क भंडार बैलाडीला को माना जाता है। दंतेवाड़ा, दुर्ग, कांकेर तथा राजनांदगांव में लौह अयस्क संचित है। मैग्नीज, जिसका रासायनिक नाम Mn, परमाणु संख्या है 25 और ये आप रासायनिक श्रृंखला देख सकते हैं इस प्रकार से। मैग्नीज एक रासायनिक तत्व है जो रासायनिक नजरिए से संक्रमण धातु समूह का सदस्य है। प्रकृति में यह शुद्ध रूप में नहीं मिलता बल्कि अन्य तत्वों के साथ बने यौगिकों में मिलता है, जिनमें अक्सर लोहे के यौगिक शामिल होते हैं। शुद्ध करने के बाद इसका रंग स्लेटी होता है और अगर इसे इस्पात में मिलाया जाए तो इस्पात जंग नहीं खाता है। ऑक्सीजन के साथ मिलकर इसके जो आयन होते हैं वह परमैंगनेट कहलाते हैं, इसको MnO4 कहते हैं। और जब यह पोटेशियम जैसी क्षार धातुओं या क्षारीय पार्थिव धातुओं के साथ यौगिक बनाते हैं तो वह बहुत ही ऑक्सीकारक होते हैं। मसलन पोटेशियम परमैंगनेट मनुष्यों व अन्य जीवों को थोड़ी मात्रा में मैग्नीज अपने आहार में जरूर
जरूरी होता है, लेकिन उससे अधिक मात्रा में यह विषैली साबित हो सकता है। यहाँ पर देखिए आप मैग्नीज मैग्नीज का टुकड़ा है। मैग्नेटाइट, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज खनिज। मैग्नीज हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। मैग्नीज जब कैल्शियम और विटामिन डी के साथ मिलता है तो हड्डियों को मजबूती मिलती है। मैग्नीज की कमी से जोड़ों में दर्द और कमज़ोर हड्डियां हो सकती हैं। भारत में मैग्नीज के प्रमुख खाने हैं। उड़ीसा में केंदुझर और बोनाई, मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला, महाराष्ट्र में भंडारा जिला और कर्नाटक में बेलारी जिला। बॉक्साइट, बॉक्साइट से ही एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है, अर्थात बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ही ऑक्साइड है। बॉक्साइट के संचित भंडारण और उत्पादन दोनों ही की दृष्टि से भारत में उड़ीसा का प्रथम स्थान है। अधिकांश धातुएं जैसे लोहा, मैग्नीज, तांबा, क्रोमियम, सोना, निकी, जस्ता आदि धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, किंतु बॉक्साइट धारवाड़ क्रम की चट्टानों में नहीं पाया जाता है। यह लैटराइट चट्टानों में पाया जाता है। बॉक्साइट के उत्पादन की दृष्टि से भारत के शीर्ष राज्य ओडिशा, गुजरात और झारखंड है, जबकि बॉक्साइट के भंडारण की दृष्टि से भारत के शीर्ष राज्य ओडिशा, आंध्र प्रदेश और गुजरात हैं। भारत में बॉक्साइट के प्रमुख खाने निम्नलिखित हैं। झारखंड में रांची, पलामू और लोहरदगा। उड़ीसा में कोरापुट जिला, पंचपतमाली पहाड़ी। तमिलनाडु में पालनी, जावादी और सेवाराय पहाड़ी। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार। गुजरात में देवभूमि और द्वारका। उड़ीसा में स्थित कोरापुट जिला में पंचपतमाली की झाड़ियों में बॉक्साइट पाया जाता है। तमिलनाडु में स्थित मालनी, जावादी और सेवाराय की पहाड़ियाँ सार्कोनाइट चट्टानों द्वारा निर्मित पहाड़ियाँ हैं। यहाँ बॉक्साइट का समृद्ध भंडारण पाया जाता है। मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक पठार का क्षेत्र भारत में बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। सोना, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्वार्ट्ज चट्टानों की शिराओं में पाया जाता है। भारत का लगभग 99% सोना कर्नाटक के कोलार और हट्टी की खानों से निकाला जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की रामगंगा नदी के बालू में भी सोना के छोटे छोटे कणों में रूप में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान से भी प्राप्त किया जाता है। क्रोमाइट अयस्क, क्रोमियम का एक मात्र अयस्क क्रोमाइट है। मैग्नीज की तरह क्रोमियम का भी उपयोग लोह इस्पात में मिश्रण के लिए किया जाता है। इसके उपयोग से उच्च ताप सहने वाला इस्पात बनता है। इस्पात में क्रोमियम की थोड़ी मात्रा 3% मिलाने पर रेती अर्थात आरी, कुल्हाड़ी और हथौड़े आदि बनाने के लिए कठोर इस्पात बनता है। इससे थोड़ी अधिक मात्रा 12 से 15% मिलाने पर ऊष्मा संघर्षण और संक्षारण इस्पात बनता है, जिसका उपयोग रसोई घर के बर्तन, छुरी, कांटा, मशीन की बेरिंग आदि बनाने में किया जाता है। क्रोमियम के साथ निकेल मिलाने पर इस्पात में भाप, जल, आर्द्र वायु तथा आम्ल द्वारा होने वाले क्षरण को सहने की क्षमता आती है। क्रोमियम के साथ टंगस्टन, कोबाल्ट और मॉलिब्डेनम मिलाने से बहुत ही मजबूत इस्पात तैयार होता है, जिसे स्टेलाइट कहते हैं, जिसे उच्च वैन वाली मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं। क्रोमाइट का उपयोग उच्च ताप वाली भट्टियों में किया जाता है। इसका उपयोग रंग, चमड़ा और वस्त्र उद्योग में भी किया जाता है। भारत में क्रोमियम का कुल अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 में 20.3 करोड़ टन आंका गया है। ओडिशा में भारत का क्रोमियम का सर्वाधिक भंडार है। ये विशेष सुकिंदा घाटी, कटक और जाजपुर जिलों में पाया जाता है। टंगस्टन धातु, टंगस्टन धातु
आधुनिक धात्विक उद्योग में मिश्रित इस्पात एलान स्टील बनाने में टंगस्टन का विशेष महत्व है। इसके उपयोग में इस्पात में मजबूती, कठोरता, घर्षण तथा धक्का सहने की क्षमता बढ़ जाती है। टंगस्टन मिश्रित स्टील का उपयोग उच्च श्रेणी के काटने वाले उपकरण और पत्थर छिद्रक उपकरण बनाने में किया जाता है। टंगस्टन, कोबाल्ट, क्रोमियम मिश्रित स्टीलाइट का प्रयोग कवच, पट, बंदूकें, कवच, अंतर्वेधक आदि बनाने में किया जाता है। विद्युत उपकरण जैसे बल्ब तथा ट्यूब के फिलामेंट में भी टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। इससे प्रमुख प्रवाह विद्युत प्रवाह को सहने की क्षमता अधिक होती है। विद्युत को प्रकाश में बदलने की इसकी क्षमता इतनी अधिक होती है कि फिलामेंट के लिए इसका विकल्प नहीं ढूंढा जा सका है। यह राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। टंगस्टन से बनाए गए उत्पाद, जैसे यहाँ पर आप छर्रा देख रहे हैं, बेरिंग की छर्रे, इस प्रकार से अधिक दबाव सहने की क्षमता टंगस्टन में होती है। तांबा अयस्क, तांबे का उपयोग मानव प्राचीन काल से कर रहा है। तांबे के साथ टिन मिश्रित करके कांस्य का निर्माण किया गया था। तांबे के मिश्रण से पीतल भी बनाया जाता है, जिसका उपयोग उपकरण, सिक्के आदि बनाने में किया जाता है। 19वीं सदी में विद्युत के आविष्कार के बाद तांबे का महत्व बहुत बढ़ गया, क्योंकि यह ताप तथा बिजली का सुचालक है तथा रासायनिक क्षरण का अवरोधक है। इसी कारण आधे से अधिक तांबे का प्रयोग विद्युत उद्योग में किया जाता है। तांबा मिश्रित धातुओं का उपयोग टेलीफोन, रेडियो, रेल उपकरण, हवाई जहाज, जल जहाज, रेफ्रिजरेटर, घरेलू उपयोग की अन्य चीज़ों तथा युद्ध सामग्री बनाने में किया जाता है। देश के कई भागों में तांबे की खोज की जा रही है। भारत में तांबा अयस्क का कुल अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 के अनुसार 155 करोड़ टन आका गया है। फिर भी भारत में तांबा उत्पादन अपेक्षाकृत कम है और मांग की अधिकता के कारण इसका आयात होता है। शीशे का उपयोग वर्तमान समय में परिवहन, संचार और बिजली के उत्पादन में होता है। यह भारी, नरम और लचीला होता है। इसका सर्वाधिक उपयोग विद्युत उद्योग में संचालक, बैटरी तथा तार गढ़ने के लिए किया जाता है। रसायन उद्योग इसका दूसरा उपभोक्ता है, जहां टेट्राएथीन, शीशा, रंग, प्लास्टिक और कीटनाशक बनाए जाते हैं। भारत में शीशा अयस्क का कुल अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 में 1 करोड़ टन आका गया है। राजस्थान में इसका सर्वाधिक भंडार मौजूद है। ये आपके सामने शीशा का कुछ पिक्चर दिखाए गए हैं। कोयला ऊर्जा के स्रोतों में कोयला प्रमुख संसाधन है। प्रारंभ में कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता था। कोयला 18वीं सदी के औद्योगिकरण का महत्वपूर्ण आधार बना। इसका औद्योगिक उपयोग कई परिवर्तनों से जुड़ा है। 18वीं सदी में इसका उपयोग लौह अयस्क को जलाने तथा लोहा इस्पात उद्योग में किया जाने लगा। भाप संचालित इंजन, इसका उपयोग रेलगाड़ी खींचने, जहाज चलाने व कारखाने की मशीनों को चलाने के लिए किया जाता था। कोयले के बिना संभव नहीं हो पाता। वर्तमान में कोयले का उपयोग मुख्य रूप से बिजली उत्पादन में होता है। भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण विभाग में 2006 में अनुमान लगाया कि 1200 मीटर की गहराई तक कोयले की तहों में लगभग 253 अरब टन कोयला संचित है। यह विश्व के कुल अनुमानित भंडार का केवल 1% है। यह मुख्यतः बिटुमिनस प्रकार का कोयला है, जो उत्तर प्रकार का नहीं है। इसमें वाष्पित पदार्थों तथा राख की मात्रा अधिक है और कार्बन की मात्रा 55% से भी अधिक नहीं है। अधिकांश भंडारण पूर्वी प्रायद्वीप पठार की कुछ नदियों की घाटियों में संचित है। इस कारण भारत को प्रति वर्ष 15 से 20 करोड़ टन कोयले का आयात करना पड़ता है। भारत में कोयला क्षेत्र का वितरण। भारत में कोयला क्षेत्र निम्नलिखित 4 नदी घाटियों में स्थित है। पहला दामोदर घाटी, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्र हैं। दूसरा है सोन घाटी, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के कोयला क्षेत्र हैं।
तीसरा है महानदी घाटी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कोयला क्षेत्र। चौथा है गोदावरी घाटी, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की कोयला क्षेत्र। पेट्रोलियम, आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत पेट्रोलियम है, लेकिन प्लास्टिक और खाद जैसे रासायनिक उद्योगों में भी इसका बहुतायत उपयोग किया जाता है। भारत में 2015 में लगभग 4 करोड़ टन पेट्रोलियम उत्पन्न किया गया था, जो कि हमारे कुल उपयोग के 1/4 से कम है। इस कारण से इसकी भारी मात्रा में पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुएं आयात करनी पड़ती है। 2015 में 19 करोड़ टन पेट्रोलियम और उससे बनी वस्तुएं आयात की गई। हमारे सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 5% इस आयात में लगता है, जो कि बहुत अधिक है। 1866 में भारत की ऊपरी असम घाटी में तेल खोजने के लिए कुएं खोदे गए, परंतु इसका पता 1890 में डिग बोई में लगा। 1893 में यही पेट्रोलियम को साफ करने के लिए तेल शोधक कारखाना खोला गया। 1899 में असम आयात कंपनी की स्थापना की गई। अन्य क्षेत्रों में पेट्रोलियम खोजने का प्रयास किया गया और 1953 में नहर कटिया क्षेत्र की खोज हुई। 1960 में गुजरात के अंकलेश्वर क्षेत्र वसुधारा से उत्पादन प्रारंभ हुआ। 1961 के बाद पेट्रोलियम खोजने का काम काफ़ी तेज किया गया है और गुजरात के विभिन्न पेट्रोलियम क्षेत्रों का पता लगा। यूरेनियम और थोरियम, ये दोनों नाभिकीय या परमाणु ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। भारत में यूरेनियम के स्रोत सीमित होने के कारण भारत को इसे आयात करना पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में कर्नाटक के तुम्मलपल्ले और भीमा नदी घाटी में इसके विपुल भंडार खोजे गए हैं। इसी प्रकार थोरियम भी केरल के समुद्र तट पर पाया गया है। भारत प्रयास कर रहा है कि इसके परमाणु संयंत्रों में थोरियम का उपयोग बढ़े, क्योंकि भारत में यह खनिज विपुल मात्रा में पाया जाता है। परमाणु ऊर्जा के स्रोतों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण है और उसका खनन केवल केंद्र सरकार के उपक्रम कर सकते हैं।